हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो आने वाले हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है चट्टान और तीसरा है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी, इसमें पढ़ेंगे परिभाषा, ज्वालामुखी के अंग, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण और ज्वालामुखी का विश्व वितरण और ज्वालामुखी की स्थल कृतियां। हम ज्वालामुखी की परिभाषा के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी एक छिद्र अथवा दरार से होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त गर्म लावा और तरल चट्टानीय पदार्थ आदि का धरातल पर पहुंचना ही ज्वालामुखी कहलाता है। जब यह ज्वालामुखी के निस्तृप पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है और पृथ्वी के बाहर होता है तो लावा कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पृथ्वी के भीतरी गैस मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर बाहर प्रकट होने की संपूर्ण क्रिया सम्मिलित होता है। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें पहला हमारा अभ्यंतरिक क्रिया, दूसरा हमारा बाह्य क्रिया। अभ्यंतरिक क्रिया जिसे हम ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। इसमें पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धरातल के नीचे ही जम कर ठोस का धारण कर लेता है। इससे हमारा निर्मित होता है सिल, डाइक, वेथलिथ, फेकोलिथ। और बाह्य क्रिया से हमारा बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण होता है। इसे पृथ्वी के धरातल पर लावा का उद्गार होता है। इससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अनेक स्थल कृतियां निर्मित होती है। इसमें हमारा क्रेटर, शंकु, ज्वाला पठार, ज्वाला गुंबद और ज्वाला पर्वत। अब हम ज्वालामुखी के अंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ज्वालामुखी शंकु, धरातल में निकला लावा जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा होने लगता है या बड़ा होने पर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ज्वालामुखी छिद्र, धरातल से तप, लावा, राख आदि जिस दरार से आता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। यह ज्वालामुखी पर्वत के मध्य में होता है। ज्वालामुखी की नली, पृथ्वी के अंदर जिस नली के सहारे मैग्मा या भूगर्भ से धरातल पर प्रकट होता है उसी नली को ज्वालामुखी नली या पाइप कहा जाता है। हम ज्वालामुखी की संरचना को देखते हैं। इसमें हमारा सबसे नीचे है मैग्मा चैम्बर। ये हमारा लावा है, ये हमारा ज्वाला पाइप है और यहाँ पे हमारा बम है। ये इसकी राख होती है। ये हमारा गैस निकल रहा है। ये क्रिएटर होता है और इसे साइड क्रिएटर भी कहते हैं। ये शंकु होता है। अब हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी हमारे तीन प्रकार की होती है: सक्रिय, प्रसुप्त या सुसुप्त या शांत या मृदा। हमारा है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे निरंतर राख, लावा आदि निकलता रहे। जैसे उदाहरण इटली का स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना का इटली में है, जो कोटोपेक्सी ये इक्वाडोर में है, मोनोलोआ ये हवाई द्वीप में है। स्ट्रोबोली ज्वालामुखी को मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। हम पढ़ते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। ऐसी ज्वालामुखी जो सोई हुई अवस्था में रहता है और पुनः उसके जागृत होने की प्रबल संभावना रहती है। इसका उदाहरण है फ्यूजिमा जो जापान में है, नारकोंडम भारत में है और विसुवियत ये इटली में है। अब हम शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो गई हो। इसका मुख्य मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है। क्रेटर में जल के भरने से झील का निर्माण हो जाता है तथा पेड़ पौधे उग जाते हैं। इसका उदाहरण है माउंट पोपा, यह म्यांमार में है, किलिमंजारो ये तंजानिया में है और देवबंद ईरान में है और एक्वागुआ ये अर्जेंटीना में है। अब हम पढ़ते हैं उद्गार की प्राकृतिक और विस्फोटकर्ता के अनुसार ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार इसके फेलिस्क मैग्मा से संबंधित है। इसमें उद्गार प्राय एक संकरित नलिक की या दौड़नी के सहारे एक छिद्र में होता है। इसमें सिलिका की उचित मात्रा मैग्मा है। अधिक गाढ़ा रंग हल्का फैलाव कम करता है। इसका विस्फोट ज्यादा शंकु का निर्माण करता है। इसमें भूकंप आने की संभावना होती है। शांत दरारी ज्वालामुखी इसे माफिक मैग्मा से संबंधित है। इसमें पृथ्वी की सतह पर पड़ी दरार के सहारे अंदर से लावा निकलना प्रारंभ होकर फैलने लगता है। इसमें सिलिका की कम मात्रा, अधिक तरल मैग्मा, फैलाव ज्यादा, विस्फोटता कम और ज्वालामुखी ढाल ज्यादा होती है। इसका पठार का निर्माण होता है।
हम पढ़ते हैं केंद्रीय उद्गार के बारे में। इसमें हवाई द्वीप तुल्य, एस्ट्रोबोलीय तुल्य, विषुवीय तुल्य और पिलियन तुल्य। हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार शांत तरीके से ज्वाला तरल एवं अत्यधिक क्षारीय होता है, जिसमें विस्फोट करता कम एस्ट्रोबोलिया से कम और शांत रूप से उद्गारित होते हैं। हवाई द्वीप में उद्गारित होने के कारण इसका नाम पड़ा था हवाई द्वीप। एस्ट्रोबेलिए तुल्य ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। हवाई तुल्य की अपेक्षा कम तीव्र होता है। लावा में अम्ल की मात्रा कम होती है। अपेक्षाकृत लावा गाढ़ा होता है। लावा के साथ साथ धूल, गैस, विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं। विषीय प्रकार के ज्वालामुखी इसके उद्गार भयंकर विस्फोट के साथ होता है। गैसों की अधिकता के कारण उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी बादल आकार फूल गोभी के समान होता है। लावा रसदार तथा चिपचिपा होता है। अब हम पढ़ते हैं पिलियस तुल्य ज्वालामुखी के बारे में। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक अधिक होती है, जिसमें मैग्मा चिपचिपा और अम्लीय होता है। यह ज्वालामुखी अधिक विनाशकारी होती है। अत्यधिक विस्फोट भयंकर आवाज के साथ होता है। इसका नामकरण पश्चिमी द्वीप समूह के पिलियन ज्वालामुखी के नाम पर पड़ा था। अब हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के कारण। तो हमारा पहला है प्लेट विवर्तनीय, दूसरा है कमजोर भूपटल का होना, तीसरा हमारा भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना और चौथा है हमारा आंतरिक गैसों की उत्पत्ति। ज्वालामुखी के विश्व वितरण इसमें है प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इसमें हम पढ़ेंगे परिप्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में। यह विश्व का लगभग 2/3 ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर के पूर्व तथा पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल जैसा होता है। इसका विस्तार अल्यूशियन, जापान द्वीप समूह, हवाई लैंड द्वीप में है और फिलीपींस, मध्य अमेरिका आदि में है। अब हम पढ़ते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में, जिसे प्लेटों के अभिसरण वाले क्षेत्र जैसे यूरेशियन, अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट है। अफ्रीका की भ्रष्ट घाटी के निकट पाया जाने वाला ज्वालामुखी मुख्यतः इसी श्रेणी के हैं। इस पेटी के हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, कारण इसका प्लेटों का संक्षेपण गहराई में होता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अब हम पढ़ेंगे मध्य अटलांटिक मेखला कटक। इस क्षेत्र में रचनात्मक प्लेट अपसरण के सहारे ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसमें अपसरण में भ्रष्ट घाटी एवं महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। अधिकांश ज्वालामुखी जल सतह के नीचे है। उदाहरण है इसका हेक्ला या लाकी ज्वालामुखी, जिसे आइसलैंड में है। सेट हेला यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। हम पढ़ते हैं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। यह बृहद महाद्वीप को महासागरीय प्लेट के मध्य भाग में कुछ छोटी प्लेटों के सहारे ज्वालामुखी उद्गार होता है। उदाहरण है इसका कोलंबिया पठार एवं भारत की पठारी भाग। नोट में हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर है। 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों पर है। 5% ज्वालामुखी आंतरिक भागों में है। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी की स्थल कृतियां के बारे में, जिसमें हमारे बाह्य स्थल कृतियां और आंतरिक स्थल कृतियां। बाह्य स्थल कृतियां में हम जानते हैं जब उद्गार की तीव्रता ज्यादा हो। लावा पठार या लावा मैदान ये दरारी उद्गार द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखीय पर्वत या ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर या कोल्डेरा ये केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित है। आंतरिक स्थल कृतियां बैथोलिथ जब मैग्मा गुंबदकार रूप में तथा किनारा खड़ा हो। लेकोलिथ जब मैग्मा उत्तल या चापनुमा आकृति में जम जाए। लेकोलिथ यह अपनति तथा अभिनति में मैग्मा जमा हो जाने पर। लेपोलिथ यह तसरीनुमा आकार में जब मैग्मा जमा हो जाए। सील एवं सिर जब मैग्मा सेलों के मध्य पतली परत में जमा हो। डाइक मैग्मा का लंबवत जमा। नोट में हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी उद्गार के उत्पादन है पाइकोरोलास्टिक या राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक या सल्फर यौगिक। सभी ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भूकंप प्रभावित होते हैं, जबकि सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्र ज्वालामुखी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेटों का संक्षेपण गहराई तक नहीं होगा तथा मैग्मा नहीं बनता है। इसका उदाहरण है हिमालय क्षेत्र। भूकंप का संबंध सभी प्रकार के प्लेटों से है, जबकि ज्वालामुखी का संबंध केवल अभिसारी या महाद्वीपीयों को छोड़कर अथवा अपसारी प्लेट संचन से है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा का उसकी अम्लता एवं कड़ापन से सीधा संबंध होता है। इसमें हम जानते हैं मैग्मा गाढ़ा हो या अम्लीयता ज्यादा होता है। इसका केंद्रीय विस्फोट ज्वालामुखी ये ग्रेनाइट चट्टान तथा ज्वाला पर्वत का निर्माण करता है। इसमें मैग्मा तरल होता है। ये क्षारीयता ज्यादा होती है। इससे शांत तरारी ज्वालामुखी होती है। इसमें बेसाल्ट चट्टान या पठार का निर्माण होता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हमारा पायरोक्लास्ट, ये ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले चट्टान के बड़े टुकड़ों को कहते हैं।
लेपिली निष्करित ठोस लावा चट्टान जिसका आकार लगभग मटर के दाने के बराबर होता है। प्यूमिश यह लावा के झाग के बने होते हैं, इसलिए इसका घनत्व जल घनत्व से कम होता है, जिससे यह जल पर तैरने लगते हैं। धूल और राख अति महीन चट्टानी कण जो हवा के साथ उड़ जाते हैं। गेसर या गीजर ज्वालामुखी के क्षेत्र में निर्मित दरारों से फुहारों के रूप में गर्म जल निकलता है, उसे गीजर कहलाता है। धुआंधार यह ज्वालामुखी सक्रियता के सक, ज, यह ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण माना जाता है। लावा लावा राख आदि की जगह पर कभी कभी धुआं निकलता है या गंधक तथा बोरिक एसिड इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी इसमें माउंट रेनर यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरिकुटनी ये मेक्सिको में है, माउंट किनाबालू ये मलेशिया में है, एकागुआ ये अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, मोनालाव ये हवाई द्वीप में है, कोटोपेक्सी ये इक्वाडोर में है, ओजेस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना चिली में है, माउंट सेंट हेलेस ये यूएसए में है, फ्यूजिमा ये जापान में है, बिस्विस ये इटली या नेपल्स की खाड़ी में है, माउंट पोपो ये म्यांमार में है, स्ट्रोबली इटली या लिपि द्वीप समूह में है, देवबंद ये ईरान में है, सेमेरू तथा मेरापी ये इंडोनेशिया में है, सबनकाया ये पेरू में है, बैरन द्वीप ये अंडमान एंड निकोबार भारत में है। नोट में हम पढ़ते हैं किलायू हवाई द्वीप यूएसए यानी ज्वालामुखी सक्रिय विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजेस डेल सलाडो ये विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ ये विश्व की सबसे ऊंचा पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान। इसका प्रकार, विशेषता और शैल चक्र पढ़ेंगे। तो चट्टान इसकी परिभाषा है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की प्राकृतिक पिंड को शैल या रॉक कहते हैं। यह कठोर, नरम तथा कई विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। पेट्रोलॉजी शैलों के अध्ययन से संबंधित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत होता है। नोट में हम पढ़ेंगे जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक हो तो वह अम्लीय तथा जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो तो वह क्षारीय चट्टान होता है। क्षारीय चट्टान में ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। सेलों के प्रमुख प्रकार निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में विभाजित है। पहला हमारा है अग्नेय सेल, दूसरा हमारा अवसादी सेल और तीसरा हमारा है कयांत्रित सेल। अब हम पढ़ते हैं अग्नेय सेल के बारे में। इसे प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान भी कहते हैं। निर्माण जब तप्त मैग्मा पृथ्वी के बाह्य एवं आंतरिक परतों में जमकर ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेता है। अग्नेय चट्टान आंतरिक भाग में कण बड़े-बड़े होते हैं और रंग इसका हल्का होता है जैसे ग्रेनाइट। बाह्य भाग में कण महीन एवं छोटे होते हैं, रंग इसका गाढ़ा होता है जैसे बेसाल्ट। अग्नेय चट्टान की विशेषताएं हैं अस्थूल परत रहित, कठोर संगठन एवं रवेदार जीवाश्म रहित होती है। इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, सोना, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जिसमें जीवाश्म न होने के कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयले की प्राप्ति नहीं होती है। इसका उदाहरण है आंतरिक, जिसमें ग्रेनाइट, डोयराइट गैस एंड पेरिडोराइट अम्लीयता में कमी तथा क्षारीय में वृद्धि होती है। बाह्य भाग में हमारा रोयलाइट, एंडेसाइट एंड बेसाल्ट पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। इसकी उत्पत्ति यह चट्टान अन्य चट्टानों के टूटने, फूटने और क्षण के कणों के जमा और संघनन से बनती है। इसकी विशेषताएं हैं यह परतदार होती हैं, जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, डायनासोर तथा प्राचीन पौधों के जीवाश्म इन्हीं में मिलते हैं। इनके अनेक रंग होते हैं। जीवाश्म की अधिकता के कारण यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला के भंडार सर्वाधिक होते हैं। इनमें फास्फेट, कोयला, पीट, बलुआ पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। यह चट्टान अपेक्षाकृत मूल्यवान होती है। ये नदियों, हिमानी, झीलों और महासागरों में अधिक पाई जाती हैं। हम पढ़ेंगे रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान के बारे में। इसकी उत्पत्ति रूपांतरित चट्टान आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के उच्च तापमान और दबाव में रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन से बनती है, जो पीवीटी से निर्मित होती है। इसकी विशेषता इसमें नए खनिज और क्रिस्टलीय संरचना बनती है। यह बेहद कठोर होती है। इसका उदाहरण स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि होते हैं। अब हम कुछ समरणीय तत्व के बारे में जानते हैं। इसका प्रकार है अग्नेय चट्टान। इसकी उत्पत्ति मैग्मा या लावा से ठंडा होकर होता है। अवसादी चट्टान यह अवसाद और जमाव द्वारा होता है।
रूपांतरित चट्टान ये उच्च दाब आयतन तथा उच्च तापमान द्वारा पीवीटी द्वारा होता है। अवसादी चट्टान, इसमें मौलिक चट्टान में सैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चॉक या डोलामाइट या कैंगलोमोरेट। रूपांतरित चट्टान है इसमें स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, संगमरमर एंड क्वार्टजाइट। अग्नेय चट्टान में हमारा मौलिक चट्टान है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। रूपांतरित चट्टान है हमारा नीस, एफिबोलाइट एवं सिस्ट। रूपांतरित चट्टान में हमारा मौलिक चट्टान है स्लेट, फाइलाइट, ग्रैम्बो। रूपांतरित चट्टान में हमारा है हमारा फाइलाइट, सिस्ट और सर्पेंटाइन। नोट में हम पढ़ेंगे वायु द्वारा लाए गए धूल एवं मिट्टी से बने अवसादी चट्टान लोएस कहलाते हैं। ग्लेशियर के अपवर्तन में भी अवसादी चट्टानें बनती है जिसे हिमोर या मोरेन कहते हैं। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। महत्वपूर्ण खनिज समूह सिलिकेट समूह में है जैसे फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक। कार्बोनेट समूह कैल्साइट एवं डोलामाइट है। सल्फाइड समूह या पैराइट या गैलेना है। धात्विक ऑक्साइड समूह हेमाटाइट, बक्साइड एवं मैग्नेटाइट है। सेल चक्र है हमारा। इस चक्र को शक्ति देने वाला ऊर्जा के दो स्रोत हैं। पहला पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, दूसरा सूर्य की ऊर्जा। आंतरिक भाग में ताप बढ़कर पिघलकर मैग्मा में परिवर्तन हो जाती है तथा पृथ्वी पर आग्नेय सेल के रूप में आ जाती है। आग्नेयकयांतरित तथा अवसादी सेल प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग में नीचे की ओर चली जाती है। प्राथमिक सेल आग्नेय सेल होती है। इन्हीं से अवसादी एवं कयांतरित सेल निर्मित होती है। सेल चक्र पर एक सतह प्रक्रिया होती है जिसे पुरानी सेल परिवर्तन होकर नवीन सेल रूप ग्रहण करती है। हमारा आग्नेय चट्टान में है गलना और ठंडा होना और अनाच्छादन। रूपांतरित चट्टान है हमारा ताप तथा दाब, इसमें गलन और शीतकालीन। अवसादी चट्टान में हमारा ताप तथा दाब और अनाच्छादन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। इसका परिचय है पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप कॉन्टिनेंट है तथा शेष पर 71% महासागर ओशियन स्थित है। वैज्ञानिक के अनुसार आज का महासागर एवं महाद्वीपों का स्वरूप हमेशा में से ऐसा नहीं था और ना ही भविष्य में ऐसा रहेगा। 1596 में सर्वप्रथम अब्राहम ऑरेटेलियस डच मानचित्रवेत्ता ने ऑस्ट्रेलिया ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरह की तटरेखा की समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के साथ साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया। 1908 में एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो स्थलखंड के क्षैतिज रूपांतर के विषय में था। महाद्वीपीय प्रवाह का कारण ज्वारीय शक्ति का बताया। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1912 में। यह एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे। इनका मत था कि महाद्वीपीय स्थिर न होकर गतिमान है। आगे चलकर यही सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहलाया। इसका अवकलन था गर्म प्रदेशों में जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और अर्जेंटीना में हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। ठंडे प्रदेशों में जैसे नॉर्वे, स्वीडन में कोयले के भंडार है। हम पढ़ते हैं इसके प्रमुख मान्यताएं। इस सिद्धांत के अनुसार क्रोविनिफेरस युग में सभी स्थल आपस में जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया का अर्थ है स्थलखंड का संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ है स्थलखंड का संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया के चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग को पेथलाशा या जल ही जल कहा गया है। कार्बोनिफेरस युग के पहले सभी महाद्वीपीय पेंजिया सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम है। कार्बोनिफेरस युग के आंतरिक चरण में 20 करोड़ वर्ष पूर्व चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एवं ध्रुवीय फ्लाइंग बल के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ। इसमें उत्तरी भाग में है अंगारा लैंड या लॉरेशिया। पुनः विभाजन हुआ इसका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड एवं यूरेशिया देश। दक्षिण भाग में हमारा जिसमें से गोंडवाना लैंड, जब पुनः विभाजन हुआ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और भारत। अब हम
पढ़ेंगे प्रमुख मान्यताएं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित जलीय भाग को तैथित सागर कहा गया तथा प्लेस्टोसीन युग का महाद्वीपीय ने वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया। इसके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया एवं अफ्रीका का विस्थापन उत्तर की ओर है, तो निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से हिमालय तथा अल्पस पर्वतों का निर्माण हुआ। दूसरा पश्चिमी दिशा की ओर है, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना तथा महाद्वीपीय के पश्चिमी किनारों में बलय पड़ने से रॉकी तथा एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में साक्ष्य। इसमें हमारा तटीय चट्टानों की आयु में समानता, जीवाश्म का प्रमाण, ध्रुवीय स्थानांतरण, टीलाइट निक्षेपन, पेल्सर निक्षेपन, वनस्पति प्रमाण या महाद्वीपीय में साम्य। तो हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय समयता। दक्षिण अफ्रीका तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट से पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया एवं इरिट्रिया का पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान तट से है। ऑस्ट्रेलिया का बंगाल की खाड़ी से, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी यूरोपीय तट से है। दूसरा हमारा तटीय चट्टानों की आयु में समानता। ब्राजील तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैवालों के समूह की पट्टियां पाई जाती है, जो आसपास में जुड़े होने का प्रमाणित करती है। तीसरा हमारा भूमिगतिज गणनाओं से यह प्रमाणित हो चुका है कि ग्रीनलैंड नियंत्रण पश्चिम दिशा की ओर गतिशील है। चौथा, घाना तट तथा ब्राजील में एक समान सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। छठा हमारा है कैलेडोनिया एवं हार्सिनियन युग पर्वतों के प्रमाण अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत की आलोचना, जिसका आधार है वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह दर तथा दिशा पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला। आंध्र महासागर के दोनों तटों में कुछ भिन्नता भी पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा उत्प्लवन बल द्वारा महाद्वीपीय का प्रवाह संभव नहीं है। सोवन धारा का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1930 में आर्थर होम्स द्वारा हुआ था। इनके अनुसार पृथ्वी के मेंटल भाग में रेडियो एक्टिविटी तत्व के विघटन में उत्पन्न तापीय भिन्नता के फलस्वरूप संवहनीय धाराएं की उत्पत्ति होती है। संवहनीय धाराएं के कई कोशिका के रूप में विकसित होने से इसे स्थलखंडों में से एक प्रकार का प्रवाही बल कार्य करने लगता है। इसके सहारे महाद्वीपीय संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1961 से 62 हैरी हैंस द्वारा हुआ था। इसकी मान्यता महासागरीय कटक के दोनों तरफ चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन एवं चुंबकीय गुणों में समानताएं मौजूद है। कटकों के समीप चट्टान नवीनतम तथा कटकों से दूर जाने पर क्रमशः प्राचीन चट्टान पाई जाती है। महासागरीय परपट्टी की चट्टान महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टान की अपेक्षा अधिक नवीन है। हैंस के अनुसार महाद्वीपीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार का दराव हैंस के अनुसार महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार का भराव लावा द्वारा होने के कारण महासागरीय प्रपट्टी का दोनों तरफ विस्थापित हो रहा है। हैंस के अनुसार जहां ज्वालामुखी से नवीन भूपरपट्टी या महासागरीय परपट्टी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर द्वारा किया गया था। पूर्व के उपलब्ध विचार जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत आदि को समन्वित कर प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। एक विवर्तनीय प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल अनिश्चित आकार खंड है जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलों से मिलकर बना है। महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट दुर्बलता मंडल के रूप में एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलयमान है। स्थल मंडल में भूपरपट्टी एवं ऊपरी मंडल को शामिल किया जाता है, जिसे मोटाई महासागर में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भाग में लगभग 200 किलोमीटर है। दुर्बलता मंडल के ऊपर प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनीय कहते हैं। नोट में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनीय के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। इन 7 बृहद प्लेटों में केवल प्रशांत महासागर प्लेट ही पूर्णतः महासागरीय
क्रस्ट से निर्मित है, जबकि अन्य प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। महासागरीय प्लेट, जिसका अधिकांश भाग महासागर से संबंध हो या बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। महाद्वीपीय प्लेट से भारी तथा अधिक घनत्व की होती है, किंतु मोटाई कम होती है। महाद्वीपीय प्लेट, जिसका अधिकांश भाग स्थलमंडल से संबंध है, यह अपेक्षाकृत हल्की एमगेरनाइट की बनी होती है। इसका घनत्व कम तथा मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख बड़ी एवं मुख्य प्लेट तथा छोटी गौण प्लेट या गौण प्लेट। जैसे मुख्य प्लेट्स: उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें सम्मिलित भाग है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर प्लस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिकी प्लेट्स, जिसमें शामिल है हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर। मुख्य प्लेट्स हमारा अटलांटिक प्लेट, जिसमें सम्मिलित भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका के चारों ओर से घिरती हुई महासागरीय प्लेट। मुख्य प्लेट हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसका सम्मिलित भाग है प्रशांत महासागरीय नित्तल। मुख्य प्लेट हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सम्मिलित भाग है हमारे भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर। मुख्य प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, सम्मिलित भाग है अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर एवं पश्चिमी हिंद महासागर। मुख्य प्लेट्स हमारा यूरेशियन प्लेट्स है, जिसका सम्मिलित भाग है यूरोप, एशिया, पूर्वी अटलांटिक महासागर। हम पढ़ते हैं अन्य छोटी प्लेट्स। कोकस प्लेट्स मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर प्लेट्स के बीच है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट्स अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग के सम्मिलित है। कैरोलिन प्लेट्स या न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट्स या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट्स अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट में पश्चिम में है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटों को संचलन। पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले संवहनीय धाराएं के कारण प्लेट लगातार चलयमान रहती है। प्लेटों के संचलन के फलस्वरूप मुख्यतः 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है। इसमें हमारा पहला है अभिसारीय या विनाशी प्लेट सीमा, दूसरा अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा, तीसरा हमारा रूपांतर या संरक्षित प्लेट किनारा। अब हम पढ़ते हैं पहला अपसारीय प्लेट सीमा के बारे में। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, इसकी विशेषता है वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटी है उसे प्रसारीय स्थान कहा जाता है। महासागरीय प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनावमूलक बल के द्वारा घर्षण की प्रक्रिया तथा दरार द्वारा निकले मैग्मे से नई परपट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। उसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक, अफ्रीका महाद्वीप की भ्रस घाटी आदि। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमा। धरातल की जब दो प्लेट एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गतिशील होती है तो वो आपस में टकराती है। फलस्वरूप जो प्लेट भारी होती है वो नीचे क्षेपित हो जाता है। जहाँ प्लेटों का संक्षेपण होता है इसे प्रतिष्ठन क्षेत्र जहाँ प्लेटों का संक्षेपण होता है उसे प्रतिष्ठन क्षेत्र या अघोगमन क्षेत्र कहा जाता है। प्लेटों के टकराहट से तथा एक प्लेट का दूसरा के नीचे संक्षेपण होने के ज्वालामुखी या भूकंप तथा न्यून वलित पर्वत या गर्त द्वीपीय चाप इत्यादि का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है एंडीज पर्वत, हिमालय आदि वलित पर्वत। चूंकि इस प्रकार के संचलन से प्लेटों का विनाश होता है, अतः इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। अविसारित संचालन 3 प्रकार से हो सकता है। इसमें पहला है हमारा महाद्वीपीय, इसे महासागरीय संचालन, दूसरा महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचालन और तीसरा हमारा महासागरीय या महासागरीय संचालन। अब हम पढ़ेंगे पहला हमारा महाद्वीपीय महासागरीय संचलन। इसमें महासागरीय प्लेटों पर गर्त तथा महाद्वीपीय प्लेटों पर मुड़ेदार पर्वत का निर्माण होता है, जैसे रॉकीज, एंडीज आदि। इसमें गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्षैतिज प्लेट के कारण ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है महाद्वीपीय क्षेत्र में, जैसे कास्केड श्रृंखला, पश्चिमी चिली श्रृंखला आदि। दूसरा है हमारा महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन। इस प्लेट का उदाहरण यूरेशियम एवं भारतीय प्लेट सीमांत है। इसके टक्कर से अत्यधिक संपीड़न बल के कारण महाद्वीपीय सीमांत पर अवसादों में वलय से मुड़ेदार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जैसे हिमालय, अल्पस आदि। यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में संक्षेपण नहीं हो पाता है, अतः यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि भूकंप की संभावनाएं रहती हैं। तीसरा हमारा है महासागरीय महासागरीय संचलन। इस तरह के संचलन में गहरे गर्तों के साथ साथ महाद्वीपीय इस तरह के संचलन में गहरे गर्तों के साथ साथ द्वीपीय संरचनाओं का विकास हुआ है। यहाँ अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट भारी प्लेट्स का
कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे संक्षेपण होता है। इसमें अधिक गहराई में प्लेट का संक्षेपण होने से प्लेट में गलन मैग्मा की उत्पत्ति होती है तथा विस्फोट ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। रूपांतर सीमा संरक्षित प्लेट किनारों पर दो प्लेट विपरीत दिशा तथा समांतर रूप से गतिशील होती है। इसमें न तो प्लेट का निर्माण होता और न ही इसमें विनाश होता है, इसलिए इसे संरक्षित प्लेट कहते हैं। समानांतर तथा विपरीत दिशा में संचलन से घर्षण के कारण भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका उदाहरण है कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास ब्रांच। आप इस पिक्चर से इसे समझ सकते हैं। संरक्षित प्लेट सीमा है ये। पढ़ते हैं मेंटल फ्लूम के बारे में। ये पृथ्वी के अंदर ऊष्मा के संकेंद्रण द्वारा उत्पन्न होने वाली एक अनियमित है जिसमें गर्म आंतरिक चट्टान का उत्थान मशरूम के रूप में होता है। नोट में हम पढ़ेंगे प्लेट संचलन हेतु आवश्यक बल रेडियोधर्मी तत्व के विघटन से उत्पन्न ताप तथा पृथ्वी के भीतर अवशिष्ट ताप है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूशास्त्री टूजो बिलियंस द्वारा किया गया है। उत्तरी अमेरिका प्लेट का पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। महाद्वीपीय और सागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चवाच है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।